नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग हिस्ट्री के सीरीज़ में चल रहे थे। हर पार्ट का अच्छा से एक्सप्लेनेशन हुआ है और ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद छोटा सा एक और पार्ट बचा हुआ है और हिस्ट्री का आज ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पहले और जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और वीडियो देखिए। बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से समझाया गया है, प्रिसाइज तरीके से। तो बड़ा आसानी से आपको उसको कहानी की तरह सुनना है, कान में हेडफोन लगा करके, और एग्ज़ाम के समय बस आराम से लिख देना है जो कहानी बना करके, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये पाँचवा चैप्टर हम लोग पाँचवा जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। इसका जो हेडिंग है वो दिया हुआ है विजुलाइजिंग द नेशन। मतलब किसी भी नेशन को विजुलाइज करना, देखना। क्या हम किसी नेशन को एक चित्र के माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज तीन तरह का होता है। साइन लैंग्वेज भी होता है, रिटन लैंग्वेज होता है, और वोकल लैंग्वेज जो मौखिक होता है वो होता ही है। वही बात है, किसी व्यक्ति को, किसी शासक को दिखाने के लिए हम तस्वीर का प्रयोग करते हैं, पता चल जाता है। तो क्या हम किसी नेशन को फेस दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। जो आर्टिस्ट लोग, कलाकार जो थे 19वीं सेंचुरी में, उन्होंने क्या कर दिया, नेशन को व्यक्ति की तरह दिखाया। इसी को कहते हैं पर्सनिफाइंग अ नेशन। दूसरे शब्दों में एक पर्सन की तरह एक नेशन को दिखाना, चाहे फीमेल के फिगर में, चाहे मेल के फिगर में। तो ज़्यादातर फीमेल फिगर में ही देश को बताया जाता है। हम लोग भी अपनी मातृभूमि को, भारत माता का जब चित्र बनाते हैं तो फीमेल फिगर से ही दिखाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेशन को फीमेल फिगर से पोर्ट्रेट किया गया। फीमेल फिगर को इस तरह से दिखाया गया, पर्सनिफाई किया गया। ये रियल लाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल इमेजनरी होता है। और जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का जो चित्र बनता है इमेजनरी, वैसा ही बिल्कुल इमेज बनता है फीमेल फिगर। तो किसी राष्ट्र को फीमेल फिगर या मेल फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना एलोगेरी कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलोगेरी? तो आप लोग को लिखना है एनी नेशन, है ना, रिकॉग्नाइज्ड या फिर गिव पर्सनिफाइज्ड पर्सनिफिकेशन ऑफ एनी नेशन विथ द फिगर इज कॉल्ड एलोगेरी, ठीक है। अब याद कीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब 9th क्लास में थे तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था। लिबर्टी का अलग साइन था, रेड कैप का अलग साइन था। उसी तरह से अलग अलग सिंबल का प्रयोग करते थे। ब्रोकन चेन का अलग साइन था। जस्टिस में आज भी हम अदालत में जाते हैं तो ब्लाइंड फोल्डेड एक औरत रहती है और हाथ में तराजू ली हुई रहती है, तो ये भी एक सिंबल है। ट्रैफिक है सिग्नल, वो भी एक सिंबल है। तो किसी भी तरह से किसी बात को सामने वाले को पहुंचा देना, समझा देना, वो भी एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल एलोगेरीज, ठीक है, उसका जो है बहुत ज़्यादा लोगों को राष्ट्रवादी रखने के लिए और अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर्स बनाया गया, ठीक है। तो एक मैरिनी का नाम से एक क्रिश्चियन नेम है, ठीक है। तो ये जो था फ्रांस का, जो अगर पूछेगा फ्रांस का एलोगेरी कौन थी तो मैरिनी थी, ठीक है। और जर्मनी का जर्मानिया, दो एलोगेरी बनाया गया था। जर्मनी में जर्मानिया और फ्रांस में मैरिनी, ठीक है। ये दोनों को बनाया गया था और अलग अलग मूड में दिखाया गया था। कभी गुस्से में, कभी ममता के तहत, कभी उदास, कभी हीरोइज्म, यानी कि बहुत लड़ने जा रहे, हाथ में तलवार लिए हुए। तो अलग अलग इसको व्यू में दिखाया गया। जैसा इमोशन वैसा इनका फिगर बना करके रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो एलोगेरी से यही सवाल पूछेगा। अगर बोल देगा लिखने के लिए एलोगेरी के बारे में तो आप आसानी से एक पेज लिख सकते हैं इतना कुछ जानने के बाद, ठीक है। और कुछ जो एलोगेरीज है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कभी कोई पूछ दे ऑप्शनल में कि ब्रोकन चेन का क्या एलोगेरी होता है, तो भाई इसका मतलब ये एलोगेरी क्या हुआ, ब्रोकन चेन मतलब क्या हुआ भाई उसका, तो आदमी स्वतंत्र हो जाता है तो टूटे हुए चेन से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रेड प्लेट विथ ईगल, इसका मतलब है जर्मन एम्पायर की ताकत, ठीक है। उसके बाद ओक का अगर पत्ता पहने हुए, क्राउन पहनी हुई है, मुकुट पहनी हुई है तो हीरोइज्म को दिखाता है। तलवार यानी कि लड़ने के लिए तैयार। ओलाइव ब्रीच अगर तलवार के चारों पट्टी लपटा हुआ है, इसका मतलब है ओलाइव का
शांति का प्रतीक है, तो इसका मतलब है कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्री कलर है, तो वो क्या है, झंडा है, ठीक है ना, तो जर्मनी का वो झंडा है। उसके बाद अगर रेज लिखा, रेज है एक मतलब लाइट से राइजिंग सन बना हुआ, इसका मतलब है नए इरा की शुरुआत हो रही है। तो ये कुछ सिम्बॉलिक एलोगेरिस था, ठीक है, जो यूरोप में प्रचलित था। अब हम लोग ये देखिए स्वॉर्ड लेकर के तलवार, इसका इमोशन से पता चल रहा है कि युद्ध करने के लिए बिल्कुल ये रेडी है जर्मानिया, ठीक है, बिल्कुल हाथ में तलवार लिए हुए पहाड़ पर बिल्कुल आवाहन कर रही कि आओ चलो युद्ध करते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग इमोशन में एलोवेरी के माध्यम से लोगों को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, भावना भरने के लिए सब प्रयोग किया जाता है। हम लोग भी अपने भारत माता को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। चलिए हम लोग अब चैप्टर के अंत में आ गए हैं। लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। राष्ट्रवाद कैसे साम्राज्यवाद बन गया वो पढ़ना है, और साम्राज्यवाद का क्या आउटकम निकला और यूरोप पे, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद तो हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद कैसे पनपा, राष्ट्रवाद को पनपने में फ्रांस ने किस तरह से अहम भूमिका निभाया, चाहे यूरोप के अलग अलग भागों में कैसे क्रांति करके वहाँ के राजाओं को हटा करके राष्ट्रवादी आंदोलन करके अपने अपने प्रजातांत्रिक सरकार स्थापना करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का ही देन है कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। तो अब जब स्टेट बन गया, राज्य स्टेट बन गया, सबका अपना कंट्री बन गया, अपना झंडा, अपना गवर्नमेंट बन गया, सब देश अपना डेवलपमेंट करने लगे, डेवलप्ड हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पढ़ाई लिखाई बहुत डेवलप हो गया। तो क्या हो गया कि इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए लोग क्या, जो यूरोपियन कंट्रीज़ था वो दूसरे देश पर जा कर के वहाँ रह करके वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करने लगे अपने देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म और कर्नलिज्म, कर्नलिज्म होता है जिसको हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तीनों टर्म मिलता जुलता है। राष्ट्रवाद बदला पहले इम्पेरियलिज्म में। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कोई देश जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो चाहता है कि अपने देश के अंदर अधिक से अधिक सीमा को अर्जित कर ले, ताकि मेरा देश का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। इसीलिए उस समय का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, 1871 में हुआ क्या था कि बल्कन का जो रीजन है, ठीक है, बल्कन का रीजन जो आज के डेट में कुछ देश का नाम है, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्ज़ोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है, ये सब देश है, ये सब सलाव जाति के, सलाव भाषा बोलने वाले थे। तो ये लोग ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। जो ओटोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया, टूट गया, तो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन यूरोपियन पावर इन पर कब्जा करना चाहती थी, ठीक है। इसी टसल में राइवलरी में, मतलब इसी प्रतिद्वंदिता में जो मतलब देश हैं, जो रिच देश हैं, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश बल्कन के रीजन पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो इसी लड़ाई के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जन्म होता है, ठीक है। तो कैसे जो है एक राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद से क्या हुआ, देश बना, और देश बनने के बाद इतने शक्तिशाली हो गए कि दूसरे देश पर कब्जा करने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। अब यही इम्पेरियलिज्म अगर दूसरे देश में जा कर के, दूसरे कॉन्टिनेंट में, जैसे ब्रिटिश इंडिया पर जब यहाँ पर आया था व्यापार करने के लिए और यहाँ पर हुकूमत करने लगा, तो उसने कॉलोनी यहाँ बना रखी थी। उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन में पढ़े थे हम लोग कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें ब्रिटेन ने 13 कॉलोनी बना रखा था अमेरिका में, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे रहना, खाना पीना, वहीं के शासन व्यवस्था को संभालना, सब चीज़ पर कंट्रोल कर लेना, उसी को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश का हमारे ऊपर था, ठीक है। यही है चीज़। नेशनलिज्म 1914 जब आया, तो 1914 बल्कन रीजन के कारण वर्ल्ड वार हुआ। वर्ल्ड वार चला कब, 1914 से लेकर 18 तक, 4 साल लगातार। लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड वार, इतना जल्दी ख़त्म हुआ नहीं, 4 साल का समय लग गया ख़त्म होने में, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, है ना। देश का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, उथल पुथल हो गया, बहुत सारा नया देश डूब गया, बहुत सारा पुराना देश ख़त्म हो गया, नया देश का मतलब नया देश बना,
तो बहुत सारा जो है पॉलिटिकल मैप पर बहुत सारा चेंजेस आया वर्ल्ड वार वन के बाद। और वैसे भी वर्ल्ड वार वन के बाद और बहुत सारे कॉलोनी का स्थापित जहाँ जहाँ कर रखे थे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ भी उनके खिलाफ उस देश में जहाँ पर कॉलोनी सब था, जैसे इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग मतलब आंदोलन करने लगे, अगर कहीं पर जर्मन है तो उसके खिलाफ आंदोलन होने लगा। तो अलग अलग जगह पर जो भी कॉलोनी बना रखी थी जो यूरोपियन कंट्री, उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा, चाहे विरोध प्रदर्शन होने लगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वार वन के बाद ये घटना और तेज होती चली गई, क्योंकि जिस राष्ट्रवाद से एक हथियार बना करके जो यूरोपियन देश इतना आगे बढ़ गया, तो क्या वही राष्ट्रवाद का प्रयोग करके इंडिया, चाहे इसके जैसा और देश क्यों ना आज़ाद हो करके वो भी इंडिपेंडेंट बन जाए, और ऐसा हुआ भी आगे चल करके। ठीक है, वो हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जब आएंगे, अपना चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, तो उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से इंडिया में भी नेशनलिज्म आता है, और पूरा गांधी इरा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन भी है यहाँ पे NCERT का। अब अगला जो लेक्चर बनेगा वो लगभग आधा एक घंटे का होगा, और 2 पार्ट में आधा घंटे का 2 लेक्चर बनेगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 सालों में पूछा गया है वो उसके ऊपर डिस्कशन होगा, और जो आने वाले जो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आ सकता है, उस पर भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए उस लेक्चर का, और हम उसमें उस काम में लगे हुए हैं और जल्द ही आपके सामने वो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट।